लगभग 2 साल पहले उसे एक लाइलाज बीमारी का पता चला था, जिससे उसके जीवन के दिन गिने चुने रह गए थे। तब से वह अपना पसंदीदा खेल बार बार खेल रहा था और अब 2 साल बाद उसके मरने का समय आखिरकार आ गया था। लेकिन उससे पहले वह आखिरी बार खेल खत्म करना चाहता था, तो उसने एक नया गेम शुरू किया और अपने लिए एक कैरेक्टर को कस्टमाइज किया। एक से ज्यादा जीनियस ट्रेट्स चुनने की कीमत चुकानी पड़ती थी। उसके कैरेक्टर में एक नेगेटिव ट्रेट भी आ जाती। उसने 2 जीनियस ट्रेट्स चुने और बदले में उसका कैरेक्टर टर्मिनली इल हो जाएगा। चेन को इसका कोई पछतावा नहीं था। वह खुद भी टर्मिनली इल था। उसका कैरेक्टर भी वैसा ही था। जैसे ही उसने कैरेक्टर क्रिएशन का काम खत्म किया, अगली ही चीज जो उसे पता चली वह यह कि उसे अंदर खींचा जा रहा था। कोई चेतावनी नहीं, कोई लोडिंग स्क्रीन नहीं, बस सीधे उस गेम में सख्त हो गया और इस तरह वह अंदर आ गया। उसने एक शानदार बेडरूम में अपनी आंखें खोलीं। वह भ्रमित था और सोच रहा था कि वह कहाँ है। और जब उसे आखिरी बार डीजे व्यू का यह अजीब एहसास हुआ था, तो वह कमरे में घूमने लगा और एक दर्पण में देखा। डर उसके दिल में घुस गया। क्या होगा अगर वह सबसे खराब कैरेक्टर बन गया? इस खेल में उसका नाम नॉक्स था। वह नहीं समझ पा रहा था कि यह नाम क्यों। इनर लूनाटिक के तीसरे डार्क रिनाउंड फैमिली का, इस परिवार के दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लूनाटिक के साथ गहरे संबंध थे। वह रीनहर परिवार में 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। इस ब्लडलाइन ने पीढ़ियों से जादू और तलवारबाजी दोनों में प्रतिभाशाली बच्चे पैदा किए थे। दुर्भाग्य से नॉक्स ही एक ऐसा था जो बिना किसी टैलेंट के पैदा हुआ था। हमारे लड़के को अपनी अक्षमता के कारण दुनिया से नफरत हो गई थी। निराशा में उसने शैतान के साथ एक फॉरबिडन पैक्ट किया और इस तरह इनर लूनेटिक कहानी में सबसे कुख्यात विलेन बन गया। हमारा हीरो यह जानकर दंग रह गया कि वह नॉक्स बन गया है। उसने सवाल किया कि क्या यह सिर्फ एक सपना था। इस कैरेक्टर के रूप में वह महज 14 साल का था। उसकी एलिमेंटल एफिनिटी डार्कनेस थी, लेकिन जब उसने अपना स्टेटस विंडो खोला तो उसे खुशी की एक झलक महसूस हुई, जब तक कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका स्टैमिना केवल लेवल 2 पर था। फिर उसने अपने नेगेटिव ट्रेट्स को देखा, वॉइड रिविलेशन, टर्मिनली इल, कर्स ऑफ द वीक और फ्रीक्वेंट सिकनेस, जिसमें ठंडे हाथ पैर जैसे लक्षण शामिल थे। वह चौंक गया। ये वही कैरेक्टर था जिसे उसने पहले कस्टमाइज किया था। वह हताशा में चिल्लाया। वह असल जिंदगी में टर्मिनली इल था और अब खेल में वह फिर से मर रहा था। इस बार कैरेक्टर के पास जीने के लिए केवल 1 साल बचा था। उसे याद नहीं था कि उसने वह ट्रेट क्यों चुना था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया। वह अपने जैसा ही एक कैरेक्टर बनाना चाहता था, एक टर्मिनली इल वाला। उसे याद आया कि वह अपनी अव्यवस्थित डेस्क पर बैठा था, मरने वाला था और कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। उस पल में उसे पता नहीं था कि वह वही कैरेक्टर बन जाएगा जिसे उसने बनाया था। अचानक एक नोटिफिकेशन आया। मेलबॉक्स में एक अनरीड मेल थी और उसमें पूछा गया था कि क्या वह उसे चेक करना चाहता है। उसने जल्दी से मैसेज खोला। मेल में किसी ने उसे उसके असली नाम चान और उसके गेम नाम नॉक्स दोनों से संबोधित किया। वह चौंक गया था। कोई जानता था कि वह वास्तव में कौन था। युचचान, उसके माता पिता द्वारा दिया गया नाम जिनका कोई पता नहीं था। वह गहरे सोच में पड़ गया। जो कोई भी उसे यहाँ लाया, उसे उसके अतीत के उस हिस्से के बारे में जरूर पता होगा जो उसे अब याद नहीं था। मैसेज में लिखा था, तुम्हें मैं याद नहीं हूं, लेकिन मुझे यह कहना जरूरी है। बहुत समय हो गया है। तुमने पिछले 2 सालों में अच्छा किया। तुम यहाँ रहने के लायक हो। खेल में वापस स्वागत है। हमारा लड़का स्क्रीन को देखता रहा, खासकर एक लाइन के बारे में कंफ्यूज्ड और क्यूरियस था। वेलकम बैक। हमारा लड़का सोच रहा है कि क्या संदेश भेजने वाला उसे यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह अब अपनी पुरानी दुनिया में नहीं है और यह जगह अब उसकी नई रियलिटी है। संदेश भेजने वाले ने जवाब दिया कि हालांकि उसकी पहचान के बारे में बहुत कुछ है जो वह बता नहीं सकता, वह उसे एल्डन एकेडमी में शामिल होने की सलाह देता है। वहां से उसे अपनी ताकत बनानी चाहिए और मेन स्टोरी का यथासंभव बारीकी से पालन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब वह ऐसा कर लेगा तो पूरी सच्चाई स्वाभाविक रूप से उसके सामने आ जाएगी। लड़का पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और उसे अपने विचारों को सुलझाने के लिए समय चाहिए। उसे याद है कि वह खेल इनर लूनाटिक के फाइनल बॉस के रूप में रिबॉर्न हुआ है, लेकिन उससे मेन स्टोरी लाइन का पालन करने की उम्मीद है। और चाहे वह इसे कैसे भी इंटरप्रेट करे, इसका अंत हमेशा एक ही होता है, वह मर जाता है। वह सवाल करता है कि क्या इनर लूनाटिक उसकी नई रियलिटी बन गया है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी यादें वापस पाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वह मन बना लेता है कि चाहे कुछ भी हो, वह मेन स्टोरी लाइन पर टिका रहेगा
और साथ ही अपनी खोई हुई यादों को भी वापस पा लेगा। वह समझना चाहता है कि वह इस दुनिया में क्या कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, सरवाइव करना चाहता है। और अगर सरवाइव करने का मतलब एक सच्चा विलन बनना है, तो वह उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। अब जब वह इस पर विचार करता है, तो उसकी पुरानी जिंदगी से बहुत कुछ नहीं बदला है। 2 साल पहले उसने अपनी सारी यादें खो दी थीं और वह टर्मिनली इल था। हर पल वह जीता था, उसे मौत के एक कदम और करीब ले जाता था और वह हर दिन मरने के डर से हॉन्टेड रहता था। अब एकमात्र अंतर सेटिंग है, वह दुनिया जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानता है। वह सिस्टम से आज की तारीख पूछता है और सिस्टम जवाब देता है, यह 4 फरवरी 1812 है। एक बार जब वह तारीख सुनता है, तो वह तुरंत समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह सोचता है कि क्यों न अब अपना 28वां क्लियर अटेम्प्ट शुरू करे। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए पहुंचता है, उसके कलाई में तेज दर्द होता है। जब वह सिस्टम को चेक करता है, तो यह उसे बताता है कि उसका एक नेगेटिव ट्रेट एक्टिवेट हो गया है। लगातार बीमारी के कारण उसे कलाई में लेवल 1 की इन्फ्लेमेशन हो गई है। सिस्टम उसे ठीक से आराम करने और ठीक होने के लिए समय देने की सलाह देता है। ये उसे गुस्सा दिलाता है, वह खुद से बुदबुदाता है, सवाल करता है, इस शरीर में क्या खराबी है, ये इतना नाजुक कैसे हो सकता है? अपनी ही स्थिति में खोया हुआ वह एक युवा फीमेल हाउसमेट से टकरा जाता है। वह जमीन पर गिर जाती है और तुरंत यंग मास्टर से माफी मांगती है। वह उसका चेहरा याद करने की कोशिश करता है। उसके भूरे बाल और हल्के नारंगी प्यूपल्स फेमिलियर लगते हैं। वह सोचता है कि क्या वह रोना है। वह उससे माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उसने उसे नुकसान पहुंचाकर एक गंभीर अपराध किया है। उसके कैरेक्टर के बारे में उसे केवल यही याद है कि वह नॉक्स के पीछे पीछे बातें करती थी। उसे बस इतना ही याद है। फिर भी उसे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की नॉक्स के बारे में गॉसिप करेगी। भले ही नॉक्स एक विलन हो, वह उसे माफ कर देता है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि वह वही गलती फिर से न करे। एक पल के लिए वह उस पर्सनैलिटी को भूल जाता है जिसे उसे प्ले करना है और उस पर मुस्कुराता है, लेकिन उसे यह महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगता कि उसे पागल रहना है। वह चुप हो जाता है, उस जीवन पर विचार करता है जिसे उसने खुद के लिए चुना है। मेड डरते हुए पूछती है कि उसका यंग मास्टर इतनी सुबह कहाँ जाने की योजना बना रहा है। यंग मास्टर जवाब देता है कि वह प्रैक्टिस हॉल जा रहा है। पास के सभी नौकर यह सुनकर चौंक जाते हैं। फिर वह रोना को अपने साथ चलने के लिए कहता है। रोना उत्साहित हो जाती है, लेकिन साथ ही चिंतित होती है कि कहीं उसका मास्टर उसे पीटने का इरादा तो नहीं रखता। जैसे ही वे प्रैक्टिस हॉल की ओर चलते हैं, नॉक्स अपनी स्थिति पर विचार करता है। यह अनुभव करने के बाद कि मरने में कैसा लगता है, अब वह निश्चित रूप से जानता है कि वह फिर से मरना नहीं चाहता। अगर वह सरवाइव करना चाहता है, तो उसे जल्दी से इस नई दुनिया में ढलना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास कोई मौका नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने गेम को 27 बार खेला है, वह पहले से ही अधिकांश हिडन मैकेनिक्स को जानता है। वह गेम के डिटेल्स को चेक करने के लिए स्टेटस विंडो पर जल्दी से नजर डालता है। इनर लूनाटिक सिस्टम बताता है कि इनर लूनाटिक में एक स्टोरी लाइन है जिसमें एम्पायर के साथ साथ एंजल्स के खिलाफ डीमंस का मुकाबला होता है और दुनिया भर में इसके बहुत सारे फैंडम हैं। खेल का यूनिक एस्पेक्ट इसके वास्ट नंबर ऑफ कस्टमाइजेशंस में है, जो प्लेयर्स को प्ले स्टाइल्स की एक वाइड रेंज को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है। जबकि ऑर्डिनरी और टैलेंटेड जैसे लो रैंक्ड ट्रेट्स को कई बार असाइंड किया जा सकता है, जीनियस ट्रेट्स आमतौर पर प्रति प्लेयर केवल 1 तक सीमित होते हैं। हमारा लड़का खुद से सोचता है कि जीनियस ट्रेट्स किसी को भी अपने क्षेत्र के पीक पर आसानी से पहुंचने की अनुमति देते हैं, और फिर भी किसी तरह उसके पास उनमें से 2 हैं। वह जानता है कि इस खेल में ट्रेड पेनल्टीज नामक एक कॉन्सेप्ट शामिल है। पेनल्टीज जो तब होती हैं जब एक कैरेक्टर को उनकी लिमिट से ज्यादा ट्रेड्स असाइन किया जाता है, लेकिन सिस्टम का फायदा उठाकर जो इन ट्रेड्स का विश्लेषण और क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करता है, 2 जीनियस ट्रेड्स को असाइंड करना संभव हो जाता है। उसके असाइंड ट्रेड्स हैं सोर्ड्समैनशिप जीनियस और कॉम्बैट जीनियस। ये उसे बेहतर सोर्ड स्किल्स प्रदान करते हैं और उसे सोर्ड मास्टरी के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। दूसरी ओर उसके पास मैना सेंसिटिविटी जीनियस भी है। ये मैजिकल एनर्जी का पता लगाने की उसकी क्षमता को बढ़ाता है और उसके स्पेल कास्टिंग को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। अब नॉक्स को पता है कि और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो उपयोगी हो सकते हैं। वह सिस्टम के डिटेल्स को पढ़ना जारी रखता है। मेन कैरेक्टर होने के नाते वह अन्य कैरेक्टर्स के स्टेटस विंडोज को देख सकता है। उसके पास मास्टर ऑफ एक्टिंग नामक एक ट्रेट भी है,
जो उसे किसी भी सिनारियो में कन्विंसिंगली परफॉर्म करने देता है। एक स्किल जिसे वह जानता है कि उसकी वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण होगी। एक और ट्रेट स्टील मेंटालिटी है। कॉम्बैट के दौरान एक्टिवेट होने पर यह उपयोगकर्ता को मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखने और हाई प्रेशर सिचुएशंस में शांत रहने की अनुमति देता है। हालांकि असली समस्या नेगेटिव ट्रेट्स में निहित है। उनमें से टर्मिनली इल ट्रेट सबसे खराब है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत है। उसे यह लगभग अम्यूजिंग लगता है कि वह व्यावहारिक रूप से एक चलता फिरता अस्पताल है। सिस्टम आगे बताता है कि ठंडे हाथ पैर वाले व्यक्तियों के लिए वार्मिंग स्किल के बिना बर्फीले क्षेत्रों में प्रवेश करना लगभग असंभव है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट सिकनेस ट्रेट का मतलब है कि वह हर चैप्टर में कम से कम एक बार बीमारी से बेहोश हो जाएगा। वह आह भरता है और खुद से कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वह चीजों का सामना एक एक कदम पर करने का फैसला करता है। अचानक रोना रुक जाती है और उसे बताती है कि वे प्रैक्टिस हॉल के पास हैं। वह पूछती है कि क्या वह सचमुच अंदर जाने की योजना बना रहा है। यंग मास्टर एक पल के लिए चुप रहता है, फिर दरवाजा खोलता है। सिस्टम तुरंत उसे एक नई बाधा, कर्स ऑफ द वीक के बारे में बताता है। ये बताता है कि यह कर्स उस पर जन्म से ही रखा गया था। नतीजतन उसकी ग्रोथ रेट 50% कम हो गई है और एनिमी डिबफ्स के प्रति उसकी वल्नरेबिलिटी दोगुनी हो गई है। यंग मास्टर अपना मन बना लेता है, किसी भी चीज से पहले उसे कर्स ऑफ द वीक को हटाने का एक तरीका खोजना होगा। जब वह ट्रेनिंग हॉल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था तो वह यही सोचता रहा कि चाहे वह अपने दिमाग में इसे कितनी भी बार दोहराए, वह केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, वह डूम्ड है। जैसे कहानी की शुरुआत पढ़ना, यही अंतिम विचार है जिसके साथ वह इसे सोचने के बाद खत्म होता है। यह सब पढ़ने के बाद वह अचानक कमजोर महसूस करता है और फर्श पर गिर जाता है। अब वह अपनी लिमिट जानता है। वह एक तलवार को 10 से ज्यादा बार भी नहीं घुमा सकता। उसे नहीं पता था कि कर्स ऑफ द वीक चीजों को उसके लिए इतना मुश्किल बना देगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस आता है और चारों ओर देखने लगता है। वह पास में हथियारों का एक बड़ा संग्रह देखता है। सिस्टम उसे बताता है कि यह रीनहर परिवार की ओरिजिन के कारण है और सुझाव देता है कि उसे तलवार से शुरू करना चाहिए। यह भी बताता है कि जब रीनहर वंश की बात आती है तो कई बातें हैं जो उनका अच्छी तरह से वर्णन करती हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त शीर्षक द हाई हाउस ऑफ द ब्लेड एंड डार्कनेस है। वे ये टाइटल इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि उनके पास यूनिक सोर्ड स्किल्स हैं, जिसमें वे दुश्मनों को काटने के लिए अपनी ब्लेड्स में डार्क एट्रीब्यूट मैजिक को चैनल करते हैं। और यह सब कमांडर के ब्लेड की वजह से है, जिसे टायरैनिकल ब्लेड ऑफ डार्कनेस के रूप में भी जाना जाता है। वही ब्लेड पीढ़ियों से एक फैमिली हेड से दूसरे तक दिया जाता रहा है और यह परंपरा अब भी जारी है। हमारा लड़का सोचने लगता है कि इन सब का उससे क्या लेना देना है। सोर्ड्समैनशिप के अलावा एक नोबल हाउसहोल्ड में पैदा होने के कई फायदे हैं और सबसे स्पष्ट में से एक वेल्थ है। नॉक्स पैसे की असली कीमत को समझता है और वह सचमुच इसे पाकर थ्रिल्ड है। रीनहर परिवार पूरी कहानी में सबसे महान नोबल फैमिलीज में से एक के रूप में खड़ा है और इसका मतलब यह भी है कि वे फिल्थी रिच हैं। यहां तक कि उनके यूजलेस सबसे छोटे बेटे के रूप में नॉक्स के पास अभी भी इतना वेल्थ है कि वह अपनी बाकी जिंदगी बिना एक दिन भी काम किए जी सकता है। और ये बहुत संभावना है कि उसके पिता टेओ को इस बात की परवाह नहीं है कि वह उस पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करता है या नहीं। ये भी सच है कि नॉक्स एक वेस्टफुल नोबल एयर की इमेज में फिट नहीं बैठता है। उसका कैरेक्टर आर्केटाइप पहले से ही क्लियर है, लेकिन उसने इसका हर हिस्सा, सब कुछ तब तक इस्तेमाल करने का मन बना लिया है जब तक कि रोना वह काम खत्म नहीं कर लेती जो उसने उससे तैयार करने के लिए कहा था। फिर भी उसे थोड़ी चिंता है कि वह उसके अजीब रिक्वेस्ट को ठुकरा सकती है। कुछ मिनट पहले रोना उसके पास एक वुडन सोर्ड, एक टॉवल और कुछ पानी लेकर आई थी। उसने उन्हें उसे सौंप दिया और पूछा कि क्या वह सचमुच एक्सरसाइज करने की योजना बना रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या कोई और पास में था और फिर उसे अपने पास आने के लिए कहा। घबराकर वह पीछे हट गई, सोच रही थी कि क्या वह उसे मारने वाला है। उसने जल्दी से उसे शांत किया और उससे अपना कान करीब लाने के लिए कहा। वह कुछ फुसफुसाना चाहता था। जब उसने फुसफुसाना खत्म कर लिया तो रोना दंग रह गई। उसने उसे बताया कि उसके हर एक आइडिया कंप्लीट गार्बेज थे, लेकिन उसने बस उसे चुप रहने और इसे फिगर आउट करने के लिए कहा। वह सहमत हो गई, लेकिन उसे फिर से उस पर चिल्लाने की चेतावनी दी। फिर वह ट्रेनिंग हॉल से बाहर भाग गई, यह कहते हुए कि वह बिल्कुल नहीं बदला है। अब ट्रेनिंग हॉल की खामोशी में वह सोच रहा है कि रोना कितनी तेज होगी, लेकिन वह फेयरली श्योर है
कि यह कल तक पहुंच जाना चाहिए। वह चाय पीता है जो वह उसके लिए लाई थी और विचार करता है कि उसे इस कर्स और उसके स्टेमिना इश्यू के लिए एक सॉल्यूशन की सख्त जरूरत है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना ओवरवेलमिंग होगा। अचानक हेड बटलर रोबेल ट्रेनिंग हॉल में आता है और उसे विनम्रता से ग्रीट करता है। किसी कारण से उसे देखकर हमारा लड़का सरप्राइज्ड होता है। सिस्टम तुरंत उसे बताता है कि रोबेल रीनहर एस्टेट के मुख्य मैनेजर्स में से एक है और वह कोई ऐसा नहीं है जिसे वह लापरवाही से हैंडल कर सके। वह नॉक्स के पिता और फैमिली हेड टेओ का एडवाइजर भी है। हमारा लड़का समझता है कि रोबेल से डील करना मुश्किल हो सकता है। वह जानता है कि ज्यादातर स्थितियों में उसके पिता उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अब वह सोचता है कि क्या रोबेल ने कुछ अलग महसूस किया है। वह जानता है कि इस तक कैसे पहुंचना है। नॉक्स रोबेल को देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों है जब उसे अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। तुरंत वह अपनी ट्रेट मास्टर ऑफ एक्टिंग को एक्टिवेट करता है। रोबेल जवाब देता है, ये कहते हुए कि वह फैमिली हेड के आदेश पर यहाँ है और उसे कुछ रिपोर्ट करना है। वह हमारे लड़के को सूचित करता है कि उसे आज रात के डिनर में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। हमारा लड़का कंफ्यूज्ड है। वह इस परिवार के बारे में मुश्किल से कुछ भी जानता है, इसलिए यह अजीब है। वह रोबेल को देखता है और पूछता है कि क्या वह मजाक कर रहा है। यह सचमुच सरप्राइजिंग है कि उसके पिता अचानक उसके साथ डिनर करना चाहते हैं। नॉक्स फ्लैट आउट इस इनविटेशन को रिफ्यूज कर देता है। मैनेजर एक पल के लिए रुकता है, स्पष्ट रूप से सोच रहा है कि फैमिली हेड ऐसा निर्देश क्यों देगा। रोबेल फिर बताता है कि स्टाइल परिवार से एक गेस्ट आई है। वह नाइट ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आई है और अगर यंग मास्टर डिनर में भाग नहीं लेता है तो यह उसके पिता को नाराज कर देगा। तभी हमारा लड़का समझता है ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है। रोबेल अपनी आंखें सिकोड़ ढकता है और पूछता है कि क्या आज उसमें कुछ अलग लग रहा है। हमारा लड़का हेजिटेट्स करता है और लाइंस के बीच पढ़ने की कोशिश करता है। सोच रहा है कि क्या रोबेल कुछ भी हिंट दे रहा है। बटलर स्पष्ट करता है कि नॉक्स कभी तलवार नहीं उठाता था, फिर भी आज वह खुद ट्रेनिंग हॉल में आया। वह शांत होकर पूछता है कि इस अचानक बदलाव का क्या कारण है। अनॉयड होकर हमारा लड़का अपनी आवाज उठाता है और उससे कहता है कि वह कभी भी एक मियर बटलर के रूप में अपनी बाउंड्स को ओवरस्टेप करने की हिम्मत न करे। वह जो कुछ भी करता है और जिस भी कारण से, वह रोबेल का बिजनेस नहीं है। वह इस बात पर जोर देता है कि वह अपने खुद के चॉइसेस पर फुल कंट्रोल में है। रोबेल थोड़ा झुकता है और अपनी माफी मांगता है। उसके बाद यंग मास्टर ट्रेनिंग हॉल से चला जाता है, फिर भी सोच रहा है कि क्या रोबेल ने कुछ सस्पिशियस नोटिस किया था। इस बीच बटलर चुपचाप फैमिली हेड को घटना की रिपोर्ट करने का फैसला करता है। नॉक्स हेड बटलर के साथ ऐसी टेंस एनकाउंटर की उम्मीद नहीं कर रहा था। एंग्शियस महसूस करता है। वह सोचता है कि क्या परिणाम हो सकते हैं और यह देखने के लिए अपने कंधे पर नजर डालता है कि क्या रोबेल अभी भी उसे देख रहा है। वह सभी नेगेटिव थॉट्स को दूर धकेलने की कोशिश करता है और स्टाइलनर परिवार की यंग लेडी के बारे में सोचने लगता है। यहां आने का उसका असली उद्देश्य क्या हो सकता है। उस रात ग्रैंड डाइनिंग हॉल के अंदर उसके परिवार के सदस्य उसके प्रवेश करते ही उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक उसे इडियट कहता है और मजाकिया लहजे में दूसरों से कहता है कि वह वास्तव में आया है, ये कहते हुए कि वे अब भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे। वे उस पर ताना भी मारते हैं, ये पूछते हुए कि क्या उसे अभी भी इस परिवार के बारे में कोई पछतावा है। खासकर ट्विन ब्रदर्स हार्ट्स और एलन, वे कोई कसर नहीं छोड़ते। उनमें से एक कहता है कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि नॉक्स फिर से यहां अपना चेहरा दिखाएगा और अब भी वह अभी भी विश्वास नहीं कर सकता। वे खुले तौर पर गॉसिप करते हैं कि उसने मेड्स में से एक को कैसे देखा और उसे अ लॉस्ट केस कहते हैं। हमारा लड़का चुपचाप बैठता है और खुद से सोचता है उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अचानक दरवाजा खुलता है और उसके पिता कैजुअली यह कहते हुए प्रवेश करते हैं कि ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ है। हमारा लड़का उसकी ओर अपनी नजर घुमाता है और सोचता है वह रहा। वह इस कैरेक्टर नॉक्स का पिता और रीनहर परिवार का हेड है। उसके साथ एक यंग और स्टनिंगली ब्यूटीफुल गर्ल भी चलती है। वह आगे बढ़ती है, खुद को तालिया के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और एक कंपोज स्माइल के साथ सभी का ग्रीट करती है। टेओ फिर परिवार को सूचित करता है कि तालिया ने नाइट ट्रेनिंग का अनुरोध किया है और कुछ समय के लिए उनके एस्टेट में रहेगी। वह सभी को उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए कहता है। सिस्टम तुरंत नॉक्स को सूचित करता है। वह इनर लूनैटिक की हीरोइन है। वह कैरेक्टर जो नॉक्स के फ्यूचर वर्जन का विरोध करने के लिए डेस्टिन्ड है। वह वही है जो आखिरकार उसकी छाती में एक तलवार घुसा देगी। टेओ नोटिस करता है कि नॉक्स ने भी आने का फैसला किया है। हमारा लड़का अपने पिता की रिमार्क्स पर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और तालिया भी इसे समझ जाती है।
फैमिली हेड सभी को खाना शुरू करने के लिए कहता है। ट्विंस टेबल के विपरीत साइड से उसे ताना मारना जारी रखते हैं। उनमें से एक अपने पिता से कहता है कि उन्हें अब यह फैसला करना चाहिए कि एल्डन एकेडमी में अगला कौन प्रवेश करेगा। टेओ उनके फैसले के बारे में क्यूरियस हो जाता है और मानता है कि ऐसा चुनाव करने का समय आ गया है। सिस्टम ने उसे एल्डेन एकेडमी के बारे में बताया, कहा कि इनर लूनाटिक में यह सबसे महत्वपूर्ण जगह है। उस अकादमी में छात्रों को कई सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और डीमंस से लड़ना पड़ता है। ये इनर लूनेटिक की कोर स्टोरी लाइन है। ये सब समझने के बाद हमारा लड़का भी एकेडमी में जाने का फैसला करता है और कहानी की ओवरऑल स्ट्रक्चर पर टिके रहते हुए वह समझता है कि उसे अब अपने अलाइज को इकट्ठा करना होगा। उनके पिता ने घोषणा की कि जैसा कि हर कोई जानता है, एल्डन एकेडमी हर फैमिली से केवल 3 लोगों को जाने देती है। यह रिस्ट्रिक्शन नोबल्स के इन्फ्लुएंस को सीमित करने के लिए है। चूंकि वह पहले से ही अपने पहले और दूसरे बेटे पर 2 स्पॉट्स का उपयोग कर चुके हैं, इसलिए राइनर फैमिली के पास एकेडमी के लिए केवल एक एंट्रेंस टिकट बचा है। हमारा लड़का दृढ़ है। अलायंसेस बनाने से पहले वह जानता है कि उसे वह आखिरी एंट्रेंस टिकट पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। टेओ ने घोषणा की कि इसीलिए उसने अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करने का फैसला किया है। नॉक्स एक्साइटेड हो जाता है और अपने पिता से कहता है कि ऐसा लगता है कि वह भाइयों के बीच एक ड्यूअल का सुझाव दे रहे हैं। उनके पिता कॉट ऑफ गार्ड हो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि नॉक्स सबसे पहले रिएक्ट करता है। टेओ सुझाव की पुष्टि करता है और तारीख बताता है। यह 1 महीने बाद होगा। वह आगे कहता है कि वे प्रैक्टिस हॉल में होने वाले ड्यूअल के माध्यम से अपने अगले एकेडमी अटेंडी का फैसला करेंगे। ट्विंस में से एक उसे चुप रहने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह खुद को ह्यूमिलिएटिंग करे। दूसरा उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उस जैसे कमजोर मूर्ख जिन्होंने कभी तलवार भी नहीं चलाई, उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। सरप्राइजिंगली हमारा लड़का शांत और कंपोज्ड रहता है। वह उनसे कहता है कि वे जितना चाहें उतना बात कर सकते हैं। उनके जीतने के बाद ट्विंस फ्यूरियस हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह वाकई मानता है कि उस जैसा कोई उन्हें हरा सकता है। फिर भी हमारा लड़का फोकस्ड रहता है। उसके लिए ये ड्यूअल बस एक और ट्रायल है जिसे उसे एंट्रेंस टिकट सिक्योर करने के लिए पार करना होगा। उसका इरादा उनकी टॉन्ट्स को उसे डिस्ट्रैक्ट या डिस्करेज करने देना नहीं है। नॉक्स आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि एल्डाइन एकेडमी में वह ही जाएगा। टेओ अपने बेटे की बातचीत देखता है। उसे जो दिख रहा है उससे थोड़ा कंफ्यूज्ड है। दूसरी ओर तालिया यंग मास्टर के आत्मविश्वास से विजिबली इम्प्रेस्ड होती है और उसमें रुचि दिखाने लगती है। इससे ट्विंस का ध्यान खींचता है और थोड़ी जेलसी पैदा होती है। नॉक्स को जल्दी ही एहसास होता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान खींच लिया है जिसे शायद उसे नहीं खींचना चाहिए था। रात के खाने के बाद टियाओ अपने ऑफिस में रोबेल की रिपोर्ट्स पढ़ रहा है। वह रॉब से कहता है कि जैसा कि उसने बताया था, नॉक्स में कुछ बदलाव आया है। रॉबवेल इस असेसमेंट से सहमत है। टियाओ सोचता है कि अगर उसने आज की घटनाएं खुद नहीं देखी होती तो वह उन पर विश्वास नहीं करता। वह सोचता है कि आखिर इस अचानक बदलाव का क्या कारण है। उसे यह भी संदेह होने लगता है कि नॉक्स में किसी डीमन का वास हो सकता है। कारण जो भी हो, नॉक्स ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया है। फैमिली हेड स्थिति को समझता है और रोबेल को नॉक्स पर कड़ी नजर रखने का निर्देश देता है। अगली सुबह जल्दी यंग मास्टर पहले से ही प्रैक्टिस हॉल में है। मेड्स 1 महीने बाद होने वाले ड्यूअल के बारे में गॉसिप कर रही हैं। वे यह भी सोचती हैं कि वह हमेशा सिर्फ दौड़ता क्यों रहता है। नॉक्स समझने की कोशिश करता है कि मेड्स क्या कह रही हैं, लेकिन जल्दी ही एहसास होता है कि उसके पास रीडिंग बिटवीन द लाइंस की इंट्यूशन नहीं है। सिस्टम फिर उसे नोटिफाई करता है कि उसकी स्टैमिना स्टैट 0.1% बढ़ गई है। वह इस मिनिमल इंप्रूवमेंट से शॉक हो जाता है। वह दौड़ने का चॉइस करता है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी स्टैमिना में है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि सोर्ड्समैनशिप और कम्बैट जीनियस का उपयोग अनलॉक करने के लिए उसकी स्टैमिना स्टैट को लेवल 4 तक पहुंचना होगा। वह नोट करता है कि अगर कोई उसकी तरह कमजोर नहीं होता तो वे इसे बिना किसी इश्यू के उपयोग कर पाते। द कर्स ऑफ द वीक अभी भी प्रभावी होने के कारण वह जल्दी थक जाता है। वह पता लगाता है कि उसे सिर्फ 1.9 पॉइंट स्टैमिना बढ़ाने में पूरा 1 महीना लग गया। सिस्टम उसे याद दिलाता है कि द कर्स ऑफ द वीक एक डिबिलिटेटिंग कर्स है जो उसकी ग्रोथ रेट को आधा कर देता है। यह ऑब्वियस हो जाता है कि इतना दौड़ने के बावजूद वह अपनी स्टैमिना को केवल 0.1% ही क्यों बढ़ा पाया। इसके अलावा उसकी टर्मिनली इल ट्रेट भी उसकी ग्रोथ रेट को प्रभावित करती है। उसे एहसास होता है कि दूसरों के साथ बने रहने के लिए
उसे 4 गुना मेहनत करनी होगी। वह खुद से सोचता है कि उसके लिए सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है। सिस्टम फिर उसे सूचित करता है कि उसकी स्टैमिना 15 पर और मना 30 पर पहुंच गई है। हालांकि उसकी टर्मिनली इल ट्रेट के कारण 15 अधिकतम स्टैमिना है जिस तक वह पहुंच सकता है। वह उस चिंता को अभी के लिए अलग रखने का फैसला करता है। रोना उन सभी सप्लाईज के साथ आती है जो उसने पिछले दिन रिक्वेस्ट की थी। हमारा लड़का इम्प्रेस्ड है। वह उम्मीद से ज्यादा तेज है। वह खुश महसूस करता है, यह सोचकर कि इससे उसे कुछ वास्तविक प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा। अब उसके दिमाग में केवल एक सवाल बाकी है कि वह लिमिट को कैसे पार करे और स्टैमिना लेवल 4 तक पहुंचे। वह उन सभी सप्लाईज को देखता है जो रोना लाई थी। वह कॉन्फिडेंट है कि अपने खुद के नॉलेज का उपयोग करके वह इसे हल कर सकता है। वह इंग्रेडिएंट्स को मिलाता है और कंटेंट्स को एक बॉटल में डालता है। उत्सुकता से देख रही रोना पूछती है कि उसे इन सभी आइटम्स की आवश्यकता क्यों है। द पॉइजन को संभालना मुश्किल है। इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं और वे काफी महंगे हैं। नॉक्स उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि उनका सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। रोना इस एक्सप्लेनेशन से विजिबली सरप्राइज्ड होती है। फिर नॉक्स उस मिश्रण को पीता है जिसे उसने अभी बनाया था। रोना तुरंत अलार्म्ड हो जाती है, यह जानकर कि इसमें पॉइजन है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने 3 हेडेड गॉर्गन का पॉइजन खाया है और परिणाम स्वरूप उसकी हेल्थ अस्थायी रूप से 1.5 गुना बढ़ जाएगी। उसी समय सिस्टम एक डेथ काउंटर शुरू करता है। उसके पास केवल 10 मिनट्स बचे हैं। रोना फ्रैंटिक हो जाती है और हेड बटलर को बुलाना चाहती है, लेकिन नॉक्स उसे रोक देता है। फिर वह कोर खाता है, कुछ ऐसा जो स्पष्ट रूप से खाने के लिए नहीं था, और रोना और भी पैनिक हो जाती है। वह जो देख रही है उससे टेरिफाइड है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने एक गोलेम का कोर खा लिया है और चेतावनी देता है कि उसका शरीर अब धीरे धीरे पेट्रीफाई होने लगेगा। अचानक एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सिस्टम घोषणा करता है कि एक हिडन पीस एक्टिवेट हो गया है। 3 हेडेड गॉर्गन का पॉइजन गोलेम स्कोर के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारा लड़का सेटिस्फाइड महसूस करता है, यह जानकर कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही चल रहा है। सिस्टम बताता है कि आमतौर पर गोलेम स्कोर का उपयोग इंडिविजुअल्स को पेट्रीफाई करने, डिफेंसिव स्टैट्स को तेजी से बढ़ाने या आर्टिफिशियल गोलेम्स बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि जब इसे 3 हेडेड गॉर्गन के पॉइजन के साथ मिलाया जाता है तो एक स्पेशल रिएक्शन होता है। गॉर्गन का पॉइजन डाइल्यूटेड हो जाता है। फिर सबसे क्रिटिकल मैसेज आता है, द कर्स ऑफ द वीक लिफ्टेड हो गया है। नॉक्स इस बदलाव को देखकर ओवरजॉयड है। हालांकि रोना अभी भी डरी हुई है और सोचती है कि उसका यंग मास्टर किसी भी पल मर सकता है। लेकिन नॉक्स जानता है कि अभी एक और कदम बाकी है। वह अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू करता है। यह एक्शन रोना को और भी डरा देता है। रोना एंग्शियस और क्यूरियस दोनों महसूस करती है। ये समझने के लिए उत्सुक है कि वह आगे क्या करने वाला है। उसके आश्चर्य के लिए वह पॉइजन लेता है और उसे अपने सिर पर डालता है। सिस्टम तुरंत उसे नोटिफाई करता है कि उसने द ड्यू ऑफ द रिमेंबरिंग फेरी का उपयोग किया है और गोलेम स्कोर के कारण होने वाले पेट्रिफिकेशन इफेक्ट्स अब गायब हो गए हैं। यह भी रिपोर्ट करता है कि डीगो गोलेम के कोर के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारे लड़के के लिए पूरी प्रोसेस एक अनयूजुअल तरह की हीलिंग लगती है। सिस्टम आगे बताता है कि एक हिडन पीस एक्टिवेट हो गया है और यूजर को अस्थायी रूप से ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ नामक ट्रेट मिलेगा। सब कुछ नॉक्स की योजना के अनुसार ही होता है। सिस्टम फिर उन पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को दिखाता है जो उसने अभी अभी हासिल की हैं। अब उसके पास उपयोग करने के लिए केवल एक आइटम बचा है, द रैपिड स्टेमिना ग्रोथ स्क्रोल। वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे फाड़ देता है। सिस्टम एक्शन की पुष्टि करता है, कहता है कि स्क्रोल का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है और अब से उसकी स्टेमिना ग्रोथ रेट 2 गुनी हो जाएगी। हमारा लड़का खुद से सोचता है कि उसने आखिरकार कर्ज को खत्म कर दिया है। ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ टर्मिनली इल ट्रेट के कारण होने वाले डिबफ्स को दबा रही है और स्क्रोल प्रभावी होने के साथ वह जानता है कि उसकी करंट ग्रोथ रेट ज्यादातर इंडिविजुअल्स की तुलना में 2 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसे अपनी स्टैमिना स्टैट को काफी तेजी से बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। अचानक वह रोना को पकड़ता है और उसे किस करता है। शॉक्ड, रोना उसे घूरती है और इंटरनली क्वेश्चन करती है कि क्या यंग मास्टर वाकई ठीक है। वह उस पर चिल्लाती है, कहती है कि जब उसने अचानक अपने कपड़े उतारना शुरू किए तो उसे लगा कि उसके सिर में कुछ सीरियसली रॉन्ग है। नॉक्स फिर उसे एक टॉवल लाने का आदेश देता है। स्टिल कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड वह वहीं खड़ी रहती है, ये समझने के लिए उत्सुक है कि उसके यंग मास्टर के साथ क्या हो रहा है।
नॉक्स सोचता है कि चूंकि कर्स अब लिफ्टेड हो गया है, शायद उसे उस पर आसान होना चाहिए। वह उसे बताता है कि वह ठीक है। रोना उससे पूछती है कि क्या वह बिल्कुल श्योर है कि वह ठीक रहेगा, भले ही वह हेड बटलर को न बुलाए, और सोचती है कि क्या उसे इसके बजाय रेस्टिंग नहीं करना चाहिए। वह उसे एश्योरेंस देता है कि अब सब ठीक है। स्टिल पजल्ड, वह एक बार फिर पूछती है कि वह आगे क्या करने का इरादा रखता है। हमारा लड़का काल्मली जवाब देता है कि वह बस दौड़ने जा रहा है। गार्डन में हमारा लड़का दौड़ना शुरू करता है और रोना अपने हाथों में टॉवल लेकर उसके पीछे भागती है। अपनी खिड़की से तलिया सीन को देखती है। वह पजल्ड है कि उसके जैसा कमजोर व्यक्ति अपने भाइयों के खिलाफ मैच क्यों स्वीकार करेगा। उसकी मेड एमा उसे धीरे से याद दिलाती है कि राइनहेफर के सबसे छोटे बेटे को इतनी ओपनली स्टेयर न करे, ये समझाते हुए कि इसे इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। लेकिन तालिया कंफ्यूज्ड रहती है। वह तलवार भी नहीं रखता, वह बस हर समय दौड़ता रहता है। उसे याद आता है कि राइनर के अन्य नाइट्स ने भी उसे ट्रेन करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने उनके सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। वह कन्विंस्ड है कि 1 महीने में वह पिट जाएगा और वह इसका अंत होगा। डिस्पाइट हरसेल्फ, उसे यंग मास्टर के बारे में कंसर्न्ड महसूस होता है। अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ, वह एमा को बताती है कि वह अभी वापस आएगी और सीधे नॉक्स के पास जाती है। हमारा लड़का टेकन अबैक है और सोचता है कि वह उसे क्यों ढूंढने आई। वह ब्लंटली पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। तालिया उसके कोल्ड एटीट्यूड से थोड़ी ऑफेंडेड होकर सोचती है कि उसके बिहेवियर के पीछे क्या है। फिर भी वह खुद से कहती है कि वह बस उसकी ब्यूटी से बहुत स्टन्ड है कि ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है। फिर वह उससे क्वेश्चन करती है, पूछती है कि क्या वह वाकई सर्टेन है कि वह अपने भाइयों को हरा सकता है, और क्या यही कारण है कि उसने मैच स्वीकार किया। क्या वह वाकई मानता है कि सिर्फ इस तरह दौड़ने से उसके पास एक चांस है। रोना साइलेंटली टालिया के डाउट से सहमत होती है। तालिया उसे हेल्प करने की पेशकश करती है, लेकिन केवल तभी जब वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। वह ऑफर को आउटराइट रिजेक्ट करता है और उसे चले जाने के लिए कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्यूरियस, वह पूछती है कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो असिस्टेंस की पेशकश कर रहा है। रोना उसे धीरे से सलाह देती है कि अगर वह इस तरह से बात करेगा तो लड़कियां उसे नापसंद करने लगेंगी। अनॉयड, तालिया स्नैप करती है कि वह उसके ऑफर को भूल सकता है और चीजों को अपने तरीके से कर सकता है। फिर रोना साई करती है, कहती है कि इससे चीजें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हमारा लड़का सिस्टम का उपयोग करके टालिया की इंफॉर्मेशन की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। वह उसकी ट्रेड्स को डिटेल में पढ़ता है। वह उनका विश्लेषण कैसे भी करे, उसे एहसास होता है कि उसके पास इनक्रेडिबल टैलेंट है। इनर लुनेटिक में ज्यादातर वयस्क पुरुषों की स्टैमिना स्टैट लगभग 4 होती है, लेकिन उसकी रिमार्केबली हाई है। हालांकि यह अभी तक कॉन्टिनेंट के 3 स्वॉर्ड मास्टर्स या 4 ग्रेट मेजेस में से एक की पोटेंशियल से तुलना नहीं कर सकती है। वह देखता है कि कम से कम उसके पास फ्यूचर में ऐसे लेवल्स तक पहुंचने की कैपेबिलिटी है। वह कंक्लूड करता है कि उसे कई डीमंस को मारने में सक्षम होना चाहिए, खासकर उसकी फायर एट्रीब्यूट के साथ। वह यह भी अवेयर है कि टालिया जिस फायर एट्रीब्यूट मैजिक का उपयोग करती है वह इवेंचुअली व्हाइट फ्लेम्स में अवेकन हो जाएगी। फ्लेम्स जिनका उपयोग फ्यूचर में डीमनाइज्ड नॉक्स को जलाने के लिए किया जाता है। वह कॉन्सिक्वेंसेस पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर वह टालिया को अब अपना एलाई बनाने में कामयाब होता है तो फ्यूचर की कहानी बहुत ज्यादा बदल जाएगी। तो वह ओरिजिनल स्टोरी लाइन पर टिके रहने और डेथ से बचने का एक तरीका खोजने का रिजॉल्व करता है। फिर भी वह सोचता है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना भी पॉसिबल है जो उसे मारने के लिए डेस्टिन्ड है। 1 महीने बाद ट्रेनिंग हॉल के अंदर नॉक्स के ट्विन ब्रदर्स टालिया के सोर्ड स्किल्स की प्रशंसा करते हैं और उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वह कितनी जल्दी सीखती है। एलन कमेंट करता है कि स्टिल राइनर फैमिली के सदस्य से वह यही एक्सपेक्ट करता है। उसके फैमिली नेम को सुनकर उसे अपनी बहन की याद आती है जो उससे कहीं ज्यादा मजबूत और स्किल्ड है। तालिया उस समय को याद करती है जब एक मैच के दौरान उसकी तलवार टूट गई थी। वह क्वेश्चन करती है कि क्या वह वाकई नाइट बन सकती है। उसके विचार उन लेसन्स की ओर मुड़ते हैं जो उसके दिमाग में बैठ गए थे। एक नाइट को कभी भी ग्रीड से ड्रिवन नहीं होना चाहिए, मॉडेस्टली रहना चाहिए और ग्रेटर गुड के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे बढ़कर एक नाइट को सोर्ड और उसके फॉर्म में महारत हासिल करनी चाहिए ताकि वह टाइटल के लायक हो सके। तालिया यह भी सोचती है कि क्या नॉक्स रियलिस्टिकली अपने भाइयों को हरा सकता है जिन्होंने सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइजेस करके सालों तक ट्रेनिंग की है। उसके दिमाग में
ये पॉसिबल नहीं है। अगले दिन मैच देखने के लिए एक क्राउड इकट्ठा होता है। हमारा लड़का और उसका भाई फेस टू फेस खड़े हैं। उनके पिता अन्य एल्डर्स और तालिया ड्यूल को विटनेस करने के लिए बैल्कनी पर एक सीट लेते हैं। टियाओ रॉडवेल की ओर मुड़ता है और पूछता है कि वह इस ड्यूल का आउटकम क्या सोचता है। लेकिन इससे पहले कि रॉडवेल जवाब दे सके, रेफरी आगे आता है और फॉर्मल रूप से अनाउंस करता है कि एल्डन एकेडमी में प्रवेश का अधिकार पाने के लिए ड्यूल अब शुरू हो रहा है। दोनों भाई ऊंचे खड़े हैं, तैयार हैं, हाथों में तलवारें हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ मोमेंट्स पहले जब टियाओ ने रॉडवेल से ड्यूल के पॉसिबल आउटकम के बारे में पूछा, तो रॉडवेल ने उससे कहा कि यंग मास्टर एलन के पिछले परफॉर्मेंसेस को देखते हुए वह सोचता है कि यह गिवन है कि एलन जीतेगा। टियाओ उससे सहमत है। फिर हेड बटलर सोचता है कि क्या टियाओ कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि जबकि वह एक्नॉलेज करता है कि यंग मास्टर नॉक्स में बदलाव आया है, वह अभी भी बिलीव नहीं करता कि नॉक्स जीतेगा। उसके लिए यह आउटरेजस और इम्पॉसिबल होगा। हेड बटलर खुद कभी पेट्रियार्क के बगल में नाइट के रास्ते पर चला था। वह जानता है कि ब्लेड की कला कभी कभी ऑर्नेट हो सकती है, लेकिन अन्य समय यह बहुत सिंपल होती है। किसी ने कितनी देर तक ट्रेन किया है और उन्होंने अपने क्राफ्ट को कितनी गंभीरता से परस्यू किया है, यह उनके लेवल को निर्धारित करता है। और एक ही तरीका है जिससे कोई ऑड्स को पूरी तरह से ओवरटर्न कर सकता है और एक ऐसे व्यक्ति को जो उनसे रास्ते में आगे है, उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। वह एक वॉल है जिसे चढ़ा नहीं जा सकता। ओवरवेलमिंग टैलेंट। वह यह भी सोचता है कि क्या यंग मास्टर ऐसे गिफ्ट के साथ पैदा हुआ था। टियो उसे बताता है कि पॉसिबिलिटी 0 नहीं है, और कम से कम अगर नॉक्स रेनहर ब्लड के साथ पैदा हुआ था तो एक चांस है कि सबसे छोटा बेटा एक सोर्ड एम्परर के टैलेंट के साथ पैदा हुआ था। अचानक सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसकी ट्रेट्स, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस इनएक्टिव हैं। हमारा लड़का सोचता है कि उसकी लक स्टैट इतनी हाई होने पर भी वह इतना अनलकी क्यों है। अब वह कंफ्यूज्ड है। क्या उसकी लक स्टैट वास्तव में नेगेटिव्स में हो सकती है? वह जानता है कि अंत में वह स्टैमिना स्टैट ऑफ 4 तक नहीं पहुंच पाया। सिस्टम फिर उसे ट्रेड इफेक्ट्स के एक्टिवेशन के बारे में अपडेट करता है। उसे याद है कि उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसकी स्टैमिना स्टैट 0.1 बढ़ गई थी। उसे थोड़ी राहत महसूस होती है ये जानकर कि उसकी स्टैमिना अब 3.8 है। जब वह अपनी स्टैमिना को इम्प्रूव करने के लिए दौड़ रहा होता है तो रोना पूछती है कि क्या उसे वाकई उसके साथ दौड़ना होगा। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह नहीं दौड़ेगी तो फन नहीं होगा, और अगर वह उसका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। नॉक्स फिर उसे उसकी टावल लौट आता है और उसे अभी आराम करने के लिए कहता है। वह चुप रहती है और गुस्से से उसकी ओर देखती है। नॉक्स उसकी आंखों में देखता है और उसे बताता है कि उसने अभी अभी अपने दिमाग में उसे श्राप दिया है। वह डिनाई करती है। सच में हमारा लड़का उसकी स्टैमिना से इम्प्रेस्ड है। वह सिस्टम में उसकी डिटेल्स देखता है और अपने सस्पिशन की पुष्टि करता है। उसकी स्टैमिना 4.5 है। वह यह देखकर सरप्राइज्ड है कि एक मेड एवरेज मैन से ज्यादा स्ट्रांग है और सोचता है कि राइनहर फैमिली में क्या चल रहा है। वह थोड़ा खुश महसूस करता है यह जानकर कि उसकी स्टार्टिंग स्टैमिना स्टैट उसकी तुलना में हायर है। भले ही उसने इस एक स्टैट को इम्प्रूव करने के लिए 1 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है, फिर भी यह उसके लिए थोड़ा अपसेटिंग है। रोना उसे सूचित करती है कि शाम हो चुकी है और चूंकि ड्यूअल कल है, उसे कुछ आराम करना चाहिए। अब ट्रेनिंग हॉल के अंदर दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उसका भाई उसे टॉन्ट करता है, कहता है वह हार क्यों नहीं मान लेता। भले ही वह फैमिली की शर्म है, वह अभी भी उसका छोटा भाई है और एलन उसे बहुत बुरी तरह से नहीं मार सकता। हमारा लड़का जवाब देता है कि उसका भाई ऐसा नहीं दिखता कि वह चाहता है कि वह हार मान ले। एलन उसे बताता है कि वह सही है और टू बी ऑनेस्ट वह स्टिल राइनर फैमिली की बेटी को इम्प्रेस करना चाहता है और उसे बिलीव है कि नॉक्स इसमें उसकी मदद करेगा। नॉक्स उसे बताता है कि वह श्योर नहीं है कि यह एक अच्छा चॉइस है। हमारा हीरो जानता है कि एलन की स्टैमिना स्टैट 8 है। एलन फिर पूछता है कि क्या उसे भी उस पर क्रश है। हमारा हीरो जानता है कि वह ऑर्डिनरी मेथड्स का उपयोग करके एलन को हरा नहीं सकता। रेफरी घोषणा करता है कि एल्डन एकेडमी के एडमिशन टिकट के लिए ड्यूअल शुरू होने वाला है। वह दोनों भाइयों को यह भी सूचित करता है कि उन्हें जो भी रिजल्ट हो उसे एक्सेप्ट करना होगा और ऑब्जेक्शंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हमारा लड़का थोड़ा नर्वस महसूस करता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह यहाँ हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसे अपनी मेमोरीज का पता लगाना होगा और उसे अभी भी यह पता लगाना है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने उसे लेटर भेजा था। वह यह भी जानता है कि 1 ईयर ग्रेस पीरियड के बाद वह मर जाएगा। रेफरी उन दोनों से पूछता है कि क्या वे तैयार हैं
फिर उन्हें फाइट शुरू करने का सिग्नल देता है। एलन सबसे पहले अटैक करता है और हमारा लड़का खुद को इतनी अच्छी तरह से डिफेंड करता है कि वह अपनी डिफेंसिव स्किल की सराहना करता है। नॉक्स के लिए ये डैम्ड इंटरलूनेटिक गेम में एकमात्र कंसिस्टेंट चीज है। दोनों एक दूसरे पर बैलेंस और स्किल के साथ स्ट्राइक करते हैं। हमारा हीरो जानता है कि अगर वह यहां हार गया तो उसे सब कुछ छोड़ना होगा, लेकिन अगर वह जीत गया तो वह सब कुछ पा सकता है। फाइट के दौरान सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी स्टैमिना स्टैट 0.1% बढ़ गई है। एलन नॉक्स को टॉन्ट करता है, सजेस्ट करता है कि शायद उसने अपना सिर कई बार मारा है और कहता है कि शायद उसे और मारने पर वह बेहतर महसूस करेगा। फेसिलिया, जो बैल्कनी से ड्यूल देख रही है, खुद से सोचती है कि सबसे छोटे बेटे में क्या बदलाव आया था। इसके बारे में चिंता करना पॉइंटलेस था। वह बस चाहती है कि इस फैमिली से एल्डन एकेडमी में प्रवेश करने वाला आखिरी बच्चा उसका बेटा एलन हो। वह नॉक्स के स्किल्स को पैथेटिक कहकर खारिज कर देती है। टेओ रॉडवेल से कहता है कि वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि नॉक्स में क्या बदलाव आया था और अब सोचता है क्या बस यही सब वह कर सकता है। हेड बटलर पूछता है कि क्या उसे ड्यूल रोकना चाहिए। वह बताता है कि अगर वे इसे जारी रखते हैं तो यंग मास्टर नॉक्स को रिकवर होने में बहुत समय लगेगा। टेओ जवाब देता है कि एलन और हार्ट्स के टैलेंट्स अच्छे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं, खासकर जब उनकी तुलना उसके पहले बेटे गैरन से की जाती है। उनमें सब कुछ अपने पैरों के नीचे रखने, डार्क सोर्ड ऑफ डोमिनेशन की ओवरवेलमिंग पावर के साथ अपने ओपोनेंट्स पर डोमिनेट करने की एबिलिटी की कमी है। वह सोचता है कि वह पावर किसे मिलेगी। वह विचार उसे दुखी करता है और वह हेड बटलर को ड्यूल रोकने का निर्देश देता है। फाइट के दौरान सिस्टम एक बार फिर नॉक्स को उसकी स्टैमिना स्टैट में वृद्धि के बारे में सूचित करता है। अचानक सिस्टम कंफर्म करता है कि उसकी ट्रेट्स, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस एक्टिवेट हो गई हैं। हमारा लड़का पहले से ही एग्जॉस्टेड है, लेकिन वह अपनी ट्रेड्स को वापस पाकर खुश है। एलन पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। नॉक्स तुरंत अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, द आवर ऑफ द जीनियस। हमारा लड़का कहीं से यह सुनकर याद करता है कि जीनियसेस और टैलेंटेड लोगों का दिन में अपना आवर होता है। वह ग्लैड है कि यह जीनियस आवर है। उसके लिए सब कुछ स्लो डाउन होता हुआ प्रतीत होता है। इस स्किल के कारण जो उसकी परसेप्शन को बदलती है, दुनिया स्लो मोशन में चलती हुई लगती है। वह समझता है कि एक एनिमी के मूवमेंट्स को स्लोअर परसीव करना और उसका तेज चलना दो बहुत अलग चीजें हैं। वह जानता है कि इस स्किल का पूरी तरह से उपयोग करना मुश्किल होगा, लेकिन अब जब उसकी ट्रेट्स, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस एक्टिव हैं, तो उसके ओपोनेंट के लिए यह खत्म हो गया है। अपनी तलवार के एक क्विक और पावरफुल स्विंग के साथ नॉक्स एलन के वेपन को जमीन पर गिरा देता है। वह एक मूव उसकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू विन को साबित करता है। एलन की तलवार जमीन पर गिर जाती है और नॉक्स विजयी प्रतीत होता है। यंग मास्टर चिल्लाता है कि यह फन है। एलन शॉक में फ्रोजन रहता है। सोर्ड्समैन जानता है कि वह अभी भी अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकता। अभी नहीं। वह अच्छी तरह से अवेयर है कि स्किल की ड्यूरेशन केवल 5 मिनट्स है और उसे उस समय सीमा के भीतर इसे खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो। वह अपने भाई से कहता है कि वह अब तक उस पर आसान हो रहा था, लेकिन कहता है कि यह बोरिंग हो गया है और सजेस्ट करता है कि वे इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दें। फिर वह उसे चुनौती देता है कि वह सब कुछ एक साथ लेकर उस पर हमला करे। नॉक्स अपने पिता की ओर मुड़ता है और दोनों भाइयों का एक साथ सामना करने की परमिशन मांगता है। न केवल उसके पिता, बल्कि ड्यूल देख रहे हर कोई उसके आत्मविश्वास से टेकन अबैक है। तालिया कंफ्यूजन में देखती है, सोचती है कि वह अभी क्या कर रहा है। उनके पिता उसकी एनर्जी में एक शिफ्ट नोटिस करते हैं। यह स्पष्ट है कि उसकी विगर बदल गई है और ऐसा लगता है कि वह कुछ छिपा रहा है। थोड़ा और ऑब्जर्व करने का चॉइस करते हुए वह 2-on-1 स्पार को आगे बढ़ने देता है, लेकिन तभी फसीलिया चिल्लाती है, उन्हें रोकने की मांग करती है। हालांकि टियाओ बीच में आता है और उन्हें शुरू करने का आदेश देता है। एलन अपनी तलवार फिर से उठाता है। हार्ट्स एंगर से सीथिंग ग्राउल करता है कि इस ब्रैट की हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके पिता के सामने उन्हें ह्यूमिलिएटिंग करे। वह नॉक्स को तैयार रहने की चेतावनी देता है। दोनों ट्विंस एक साथ अपना असॉल्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले यंग फाइटर खुद को डिफेंड करने पर फोकस करता है, लेकिन जल्द ही वह ऑफेंस पर स्विच करता है। एलन जल्दी से अपने ट्विन से उसकी लेफ्ट साइड के करीब जाने का आग्रह करता है, लेकिन रेज से ब्लाइंडेड हार्ट्स सुनने से इनकार कर देता है। सिस्टम सोर्ड्समैन को नोटिफाई करता है कि आवर ऑफ द जीनियस के स्पेशल इफेक्ट के कारण
डार्क फैमिली के लो ग्रेड सोर्ड्समैनशिप की प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है। वह यह सुनकर प्लीज्ड है। अब वह उनके सोर्ड मूवमेंट्स को भी ट्रैक कर सकता है। अपनी इनक्रेडिबल स्पीड और रिलेंटलेस अटैक्स के साथ वह एलन के शोल्डर पर एक हिट लगाता है। तालिया शीयर स्पीड से स्टन्ड है और सोचती है कि वह यह कैसे कर पाया। एलन उसे डिसबिलीफ में देखता है, सोचता है कि फैमिली की शर्म भी इतना इवॉल्व हो सकती है। देख रहे सभी लोगों के चेहरे पर वही क्यूरियस एक्सप्रेशन है। हार्ट्स अपने ट्विन को स्कोल्ड करता है, उसे स्पार के बीच में डिस्ट्रैक्ट न होने के लिए कहता है। जल्द ही दोनों भाई थकने लगते हैं और फिर यंग मास्टर अपनी फुल पावर अनलीश करता है। वह खुद से सोचता है कि भले ही यह सिर्फ एक स्पार है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट स्टेक्स पर है और सिर्फ तलवार चलाना एक्साइटिंग लगता है। कुछ ही देर में वह दोनों भाइयों को जमीन पर क्रैश कर देता है। ठीक उसी मोमेंट सिस्टम उसे सूचित करता है कि आवर ऑफ द जीनियस खत्म हो गया है। उसे राहत मिलती है कि यह पहले ही खत्म हो गया। फसीलिया अपने दोनों बेटों पर फ्यूरियसली उन पर चिल्लाती है। नॉक्स रेफरी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या विनर का फैसला हो गया है। रेफरी एफर्मेटिवली जवाब देता है और डिक्लेयर करता है कि विक्टर यंग मास्टर नॉक्स है। ड्यूअल देख रहे हर कोई, यहां तक कि उनके पिता भी, अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। नॉक्स उनके अप्रिशिएशन के लिए अपनी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है और पोलाइटली अपनी लीव लेने की परमिशन रिक्वेस्ट करता है। ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकलते समय वह बेहद टायर्ड महसूस करता है और फिर अपने हाथ पर खून देखता है। वह जल्दी ही एहसास करता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने स्किल को थोड़ा ज्यादा देर तक पुश किया। वह जानता है कि आवर ऑफ द जीनियस में एक मेजर फ्लॉ है। अगर टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है तो यह रिकॉयल नामक एक डिबफिंग इफेक्ट ट्रिगर करता है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि स्किल आवर ऑफ द जीनियस के रिकॉयल के कारण उसकी लाइफ स्पैन 2 दिन और 17 घंटे कम हो गई है। वह इसे सबसे खराब तरह का डीबफ मानता है। यह उसकी लाइफ स्पैन को परमानेंटली कट करता है और उसे बीमारी के प्रति भी अधिक ससेप्टेबल बनाता है। हालांकि वह पहले से ही टर्मिनली इल है, वह ग्लैड है कि रिकॉयल दूसरों के सामने एक्टिवेट नहीं हुआ। उसे चिंता है कि अगर किसी ने इसे देखा होता तो एकेडमी में उसका एक्सेप्टेंस रिवोक्ड हो सकता था। अचानक तालिया उसके पीछे दौड़ती है और उससे पूछती है कि क्या उसे स्पार के दौरान चोट लगी। वह उसे देखकर खुश नहीं होता। वह इस बात से खुश नहीं है कि उसका भेद खुल गया है और वह सोचता है कि जब हॉल में इतने सारे लोग मौजूद थे तो ये वही क्यों थी। वह टियाओ को अपनी स्किल रिबाउंड का पता नहीं लगने दे सकता। वह तुरंत उससे पूछती है कि उसने अपने इस टूटे हुए शरीर से भाई बहनों के बीच की लड़ाई कैसे जीती। युवा मास्टर सोचता है कि वह क्या प्लान कर रही है, लेकिन वह बस बताती है कि उसने उसे गलत समझा है। वह उसके प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से इम्प्रेस्ड लगती है। पिछले महीने उसने जो देखा वह यह था कि नॉक्स ने पहले दिन कभी भी तलवार नहीं चलाई और उसने जो कुछ भी देखा वह यह था कि वह क्लमसिली एक लकड़ी की तलवार चला रहा था। जिस तरह का व्यक्ति उसने सोचा था कि नॉक्स है, उसका जीतना यह साबित करता है कि वह प्रतिभाशाली है। अब वह जानना चाहती है कि उसने ऐसी प्रतिभा कैसे जगाई और उसे कैसे प्रशिक्षित किया। लेकिन ड्यूअल के अंत को देखने और जब वह अकेला था तब उसे देखने के बाद वह कंफ्यूज्ड है और जानना चाहती है कि वास्तव में क्या हो रहा है और वह ऐसी हालत में क्यों है। उसके मन में कई सवाल हैं, जैसे कि क्या उसने अपनी प्रतिभा और जीनियस से अपने भाई बहनों पर काबू पाया। ये अफवाहें भी थीं कि नॉक्स किसी काम का नहीं था। उसने यह भी देखा कि उसने जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, चाहे कुछ भी हो। जब वह उसे खांसते हुए देखती है तो वह पूछती है कि क्या वह ठीक है और उसे सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका हाथ झटक देता है और उसे कभी भी उसे न छूने के लिए कहता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह पिछले 2 सालों से गेमिंग के प्रति जुनूनी है, जिससे उसके लिए दूसरों के साथ घुलना मिलना मुश्किल हो गया है। वह यह भी जानता है कि वह एक ऐसा कैरेक्टर है जो भविष्य में उसे मार डालेगा। वह माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसे नहीं पता था कि वह तलवार को लेकर इतना सीरियस है और उसने सुना था कि उसका शरीर जन्म से ही कमजोर था। अब वह समझ गई है कि वह केवल स्टैमिना ट्रेनिंग क्यों कर रहा था। वह उसे बताती है कि उसे गलत समझने के लिए खेद है और यह कि किसी काम का नहीं होने का दिखावा करना शायद उसका इरादा भी नहीं था। वह यह भी बताती है कि एमा ने उसे बताया था कि लोग ऐसी गलतियां कर सकते हैं। सोर्ड्समैन थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस करता है और सोचता है कि कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि वह उतनी ही ईमानदार है जितना उसने गेम में देखा है। हालांकि वह जानता है कि उसमें नाइट के गुण हैं,
वह यह भी सोचता है कि एक प्राउड रेप्यूटेबल ड्यूक परिवार की बेटी होने के नाते उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होगा कि वह गलत है। वह उसे बताता है कि अगर वह उसके बारे में ऐसा सोचती है तो कृपया दूसरों को ब्लीडिंग के बारे में न बताएं। वह इसे एक सीक्रेट रखने के लिए सहमत हो जाती है। उसे देखते हुए वह सोचता है कि शायद उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूसरों को इस मामले का पता चल जाएगा। वह उसे अपना वादा निभाने और जाने के लिए कहता है। वह दुखी महसूस करती है क्योंकि नॉक्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात टियाओ के ऑफिस में वह हेड बटलर से कहता है कि लगता है कि उसका अनुमान सही था और पूछता है कि वह नॉक्स की टैलेंट के बारे में क्या सोचता है। रॉडवेल जवाब देता है कि पहले वह समझ नहीं पाया कि नॉक्स ने खुद को पिटने क्यों दिया, लेकिन अपनी उम्र के बच्चों और बाकी सभी यंग मास्टर्स में उसका मानना है कि नॉक्स सबसे अच्छा है। टियाओ उससे सहमत है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह अभी भी सोचता है कि नॉक्स में कुछ टैलेंट है जो वह छुपा रहा है। वह रॉडवेल को उसकी सभी हरकतों पर नजर रखने और वह जो कुछ भी करता है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करने का आदेश देता है। वह यह भी सोचता है कि क्या नॉक्स में सुप्रीम ब्लैक सोर्ड का वारिस बनने के लिए पर्याप्त टैलेंट है। टियाओ उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और रॉडवेल जो कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। रॉडवेल उसे आश्वासन देता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। अब देर रात हो चुकी है और सिस्टम यंग मास्टर को बताता है कि उसने ट्यूटोरियल क्वेस्ट पूरा कर लिया है और अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। नॉक्स जानता है कि यह एक ऐसी सोर्ड है जो रियलिटी बन जाती है, लेकिन गेम लाइक सिस्टम अभी भी मौजूद है। स्टेटस विंडो भी मौजूद है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे और उसे फ्री स्टेट पॉइंट्स मिले हैं। वह जानता है कि यह उसके लिए एक जैकपॉट है। हालांकि वह बहुत खुश नहीं है क्योंकि वह पूरे 1 महीने तक सिर्फ अपनी स्टैमिना को 2 बढ़ाने के लिए दौड़ा और वे यह उसे पहले भी दे सकते थे। वह अपने कमरे में बैठकर अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा है। वह अपनी लक स्टैट की ओर इशारा करता है और उसे 7 से बढ़ाकर 10 कर देता है, क्योंकि यह एक ऐसा स्टैट नहीं है जिसे कड़ी मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। इनर लूनेटिक में लक सबसे वैल्यूएबल स्टैट है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह तुरंत इसकी वैल्यू जांचने का फैसला करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे 27 बार मास क्लियर का लाभ मिला है। वह यह जानकर हैरान है कि बेनिफिट सिस्टम अभी भी यहां है। यह उसके लिए राहत की बात है। वह तुरंत गॉटचा करने का फैसला करता है और उसके सामने एक विशाल मशीन दिखाई देती है। वह हंसता है कि इसे पर्सनली देखना बहुत एलियन लगता है। उसे याद आता है कि जब लक स्टैट अपने उच्चतम स्तर पर था तो इंटरमीडिएट रैंक या उससे ऊपर के आने की संभावना 95% थी। वह अलग अलग रैंक्स को देखता है, जिनमें से 3 को एडवांस्ड रैंक के रूप में गोल्ड और हाईएस्ट रैंक के रूप में रेनबो दिखाई देता है। वह गोल्ड या उससे ऊपर पाना चाहता है। मशीन अपनी प्रक्रिया शुरू करती है और उसके हाथों में एक गोल्ड रैंक दिया जाता है। यह एक गोल्ड लेटर है। सोर्ड्समैन इसे खोलता है और सिस्टम उसे एडवांस ट्रेट द सुप्रीम रूलर्स ऑ प्राप्त करने के लिए बधाई देता है। वह विश्वास नहीं कर सकता। सिस्टम उसे स्किल की पूरी जानकारी दिखाता है। यह उसके लिए एक सुपर जैकपॉट है। यह सोचना कि उसे एक डिबफ स्किल मिलेगी, लेकिन उसके पास अभी भी एक और रिवॉर्ड है। यह एक वन टाइम यूज स्किल कन्फर्मेशन वाउचर है और सिस्टम पूछता है कि क्या वह इसे अभी उपयोग करना चाहता है। वह सोचता है कि इससे मिलने वाली स्किल पहले से ही तय है। यह उन हिडन पीसेस में से एक है जिसे रेनहेर परिवार में प्राप्त किया जा सकता है और इसे पाने के लिए उसे उस स्किल की जरूरत है। वह जानता है कि टियाओ जल्द ही सभी भाई बहनों को स्टेट में इकट्ठा करेगा और तभी वह इसका उपयोग करेगा। वह सोचता है कि क्या उसके लिए रेनहेर स्टेट में वापस लौटने का समय हो गया है, क्योंकि एल्डीन एकेडमी का ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म हुए काफी समय हो गया है। वॉन, जो राइनर परिवार का दूसरा बेटा है, उसे नाइट के रूप में ट्रेन करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। उसे अचानक याद आता है कि उसे हिडन पीस ढूंढना है और ग्रेन को संभालना है। आराम करने का बिल्कुल समय नहीं है। एकमात्र भाग्यशाली बात यह है कि शायद उसे अब तालिया के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे भरोसा है कि वह उस तरह का कैरेक्टर नहीं है जो अपना वादा तोड़ती है और उसके पास आने का कोई कारण भी नहीं है। सुबह वह ट्रेनिंग हॉल पहुंचता है और तालिया को पहले से ही वहां उसका इंतजार करते हुए पाता है। उसने कल रात इस बारे में पहले ही सोच लिया था। वह उससे पूछता है कि क्या उन्होंने कल सब कुछ तय नहीं कर लिया था और वह उससे क्या चाहती है। वह जानना चाहती है कि वह इतनी जल्दी इतना मजबूत कैसे हो गया। वह उससे पूछता है कि क्या वह 1 महीने से गुप्त रूप से उसे ट्रेनिंग करते हुए देख रही थी और वह वहां से दूर जाने लगती है।
वह उससे कम 1 स्पार के लिए प्लीड्स करती है और जोर देकर कहती है कि वह कम से कम उसे बता सकता है कि वह कैसे ट्रेन करता है। उसे याद आता है कि टालिया एक ऐसा कैरेक्टर थी जो हमेशा अपनी बहन से मान्यता प्राप्त करना चाहती थी। उसकी ओर मुड़ते हुए वह उसे बताता है कि उससे ऐसा कुछ पूछने या यह सोचने से पहले कि उसे कैसे ट्रेन करना चाहिए, उसे पहले उस प्रतिभा पर विचार करना चाहिए जो उसके पास है। युवा स्वॉर्ड्समैन ने पहले कभी किसी को कंफर्ट नहीं किया था और वह सोचता है कि उसे उससे और क्या कहना चाहिए। एक ब्रीफ पॉज के बाद वह उसे सलाह देता है कि वह खुद की तुलना दूसरों से न करे। फिर वह ट्रेनिंग हॉल छोड़ देता है। वह दुखी महसूस करती है और लगभग रोने लगती है क्योंकि वह बस चला गया। ट्रेनिंग हॉल के बाहर चलते हुए वह सोचता है कि क्या वह उसके पीछे आएगी या वह वहीं रहेगी जहां वह है। वह यह भी सोचता है कि उसे हिडन पीस हासिल करते हुए उसे देखने देने की कोई जरूरत नहीं है, जब वह उसे मार सकती है। जैसे ही वह चलता रहता है, वह राइनहर परिवार के बांध तक पहुंचता है और वहां बड़ी संख्या में घोड़ों को इकट्ठा देखता है। वह जानता है कि यह जगह महाद्वीप के सबसे अच्छे घोड़ों को पालने के लिए प्रसिद्ध है। वहां उसके पिता और जुड़वां भाई उसका इंतजार कर रहे हैं और हेड बटलर उसका स्वागत करता है। उसके पिता उन्हें बताते हैं कि उन्हें यकीन है कि वे सभी जानते हैं कि उन्होंने उन्हें वहां क्यों बुलाया है। वह उन्हें बताते हैं कि अब से वे सभी अपने लिए एक ऐसा घोड़ा चुनेंगे जिसके साथ वे हमेशा रहेंगे। यंग मास्टर पहले से ही यह जानता था और इस पल का इंतजार कर रहा था। उसे याद है कि उसने पढ़ा था कि घोड़ों को महाद्वीप और राइनहर परिवार दोनों में सबसे पवित्र जानवर माना जाता है। अगर उन्होंने मेज या नाइट बनने का फैसला किया है, तो वे एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन के रूप में रखने के लिए युवा होने पर एक घोड़ा चुनते हैं। वह जानता है कि एल्डेन एकेडमी घुड़सवारी सिखाती है और गेम के बाद के हिस्सों में कई बड़े पैमाने पर युद्ध शामिल हैं। अगर उसका घोड़ा मर जाता है तो उसे फिर से एक युवा घोड़ा पालना होगा। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन मैजिक बेहद महंगा है। वह इस बात से खुश नहीं है कि घोड़े इस गेम में ट्रांसपोर्टेशन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अब वह सबसे अच्छा घोड़ा चुनने का फैसला करता है। उनके पिता उन्हें बताते हैं कि चूंकि नॉक्स ने ड्यूअल जीता है, वह पहले चुन सकता है। ट्याओ उसे चेतावनी देता है कि वह उसे सिर्फ एक मौका देगा। जैसे ही नॉक्स घोड़ों की ओर चलता है, उसके पिता सोचते हैं कि सबसे छोटा कौन सा चुनेगा। वह देखता है कि सभी घोड़े काफी क्यूट और अच्छे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद वह एक ऐसा घोड़ा पाता है जो दूसरों से अलग रंग का है। वह घोड़े की ओर इशारा करता है और अपने पिता को बताता है कि वह इसे चुनेगा। हर कोई शांत हो जाता है और उसके पिता उसे बताते हैं कि वह उसे एक और मौका देगा। युवा स्वॉर्ड्समैन सोचता है कि उसे दूसरा मौका क्यों दिया जा रहा है और सोचता है कि यह दिखाता है कि वे कितना बुरा फैसला ले रहे हैं। दरअसल वह टारगेट स्टैट विंडो लोड कर रहा है। कुछ समय बाद सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे उसके चुने हुए घोड़े के बारे में सभी डिटेल्स प्रदान करता है। वह देखता है कि इसका रैंक हाई है और अधिकांश समन्ड क्रीचर्स को रैंक्स में विभाजित किया जाता है। उनके ग्रोथ के आधार पर वे एक से अधिक रैंक तक बढ़ सकते हैं। वह जानता है कि इसका मतलब है कि घोड़ा कम से कम हाईएस्ट रैंक बन सकता है और इसके अलावा यह एक ऑब्सीडियन है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि यह कई में से सबसे रेयर तरह का है और नाम इग्नुस रॉक के प्रकार को संदर्भित करता है। वह सोचता है कि अगर पेट्रियार्क को यह पता होता तो वह इस घोड़े को खुद ले लेते। वह यह भी जानता है कि राइट नाउ यह उतना टेम्पटिंग नहीं है क्योंकि इसकी नेगेटिव ट्रेट है। सिस्टम इसकी सभी नेगेटिव ट्रेट्स को दिखाता है और वह जानता है कि कुछ दृष्टिकोणों से यह टर्मिनली इल ट्रेट से भी अधिक अनोइंग ट्रेट है। वह अपने पिता को बताता है कि वह अपना मन नहीं बदलेगा और वह इस घोड़े के साथ जाएगा। वह जानता है कि अपने ज्ञान से वह इस घोड़े को बचा सकता है। उसके पिता सोचते हैं कि वह ऐसा चुनाव क्यों करेगा और सोचते हैं कि वह खुद को घोड़े पर प्रोजेक्ट कर रहा है। अंत में वह सोचता है कि उसका बेटा सिर्फ एक इमोशनल और कमजोर व्यक्ति है। टियो उसके चुनाव को एक डिसअपॉइंटमेंट कहता है और नॉक्स को यह स्पष्ट करता है कि उसे उम्मीद है कि उसे इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। उसे सलाह देने के बाद उनके पिता चले जाते हैं। जुड़वां भाई उसे रोकना चाहते हैं और यंग मास्टर कंफ्यूज्ड महसूस करता है, ये सोचकर कि उसका फैसला वाकई निराशाजनक था। हेड बटलर जुड़वां भाइयों को बताता है कि वह नॉक्स पर नजर रखेगा और उनसे अपने घोड़े चुनने का अनुरोध करता है। रॉडवेल नॉक्स के पास आता है और उससे घोड़े के लिए एक नाम चुनने के लिए कहता है। वह इस विचार से सहमत है और उसका नाम काल रखता है। युवा स्वॉर्ड्समैन उसे बताता है कि वह काल के साथ जाएगा। उसने इनर लूनेटिक को क्लियर करते समय उस नाम का उपयोग किया था
और यह उसके लिए एक मीनिंगफुल नाम है। वह घोड़े को अपने बेडरूम में ले जाता है क्योंकि वह दूसरों को यह नहीं देखने दे सकता कि वह आगे क्या करने वाला है। वह देखता है कि घोड़े की आंखें जीने के लिए दृढ़ लगती हैं, जैसे वह जीने के लिए संघर्ष कर रहा है।